आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। तो आराम से बैठिए और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 6 फरवरी 2026। आज की खबरों में एक कॉमन थीम है संतुलन, यानी बैलेंस। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। जैसे नागालैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय अखंडता के बीच एक नया संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। उधर अर्थव्यवस्था में आरबीआई विकास और महंगाई के बीच संतुलन साध रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पर्यावरण और विकास के संतुलन पर एक नई बहस छिड़ गई है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी संतुलन की खोज को आज विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। जी, 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक बहुत ही ऐतिहासिक, जिसे हम लैंडमार्क कह सकते हैं, त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। त्रिपक्षीय मतलब? ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। हाँ, ट्राइपार्टाइट। इसमें 3 पक्ष थे। पहला, भारत सरकार, represented by the Ministry of Home Affairs। दूसरा, नागालैंड की राज्य सरकार। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में ईएनपीओ कहते हैं। ईएनपीओ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी समय से एक अलग राज्य की मांग कर रहा था, है ना? बिल्कुल, ये वही संगठन है। तो इन तीनों के बीच ये समझौता हुआ है, और इस समझौते के तहत फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, जिसे हम आगे की चर्चा में एफएनटीए कहेंगे, इसका गठन किया जाएगा। एफएनटीए, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, जिसे हम आगे की चर्चा में एफएनटीए कहेंगे, इसका गठन किया जाएगा। एफएनटीए, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। जी। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है एस्पिरेंट्स को जिस पर ध्यान देना है वो है अथॉरिटी, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी एक वैधानिक निकाय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसे संविधान में संशोधन करके नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इसे संसद के एक कानून, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। अच्छा। ये इसे कानूनी अधिकार और वैधता, मतलब लीगल सैंक्टिटी एंड लेजिटिमेसी देता है। ये कोई एडहॉक बॉडी नहीं होगी, बल्कि एक परमानेंट लीगली बैक्ड इंस्टीट्यूशन होगी। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। और इसका ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन क्या होगा? मतलब ये नागालैंड के किन इलाकों पर लागू होगी? इसके दायरे में नागालैंड के 6 पूर्वी जिले आएंगे। ये जिले म्यांमार की सीमा से लगते हैं, जो इसे एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी देता है। 6 जिले? क्या हम उनके नाम जान सकते हैं? प्रीलिम्स के लिए ये जरूरी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इन जिलों के नाम दोबारा सुन लीजिए, ये जरूरी हैं। पहला है ट्वेनसांग, दूसरा मन, तीसरा किपफेर, चौथा लोंगलिंग, पांचवा नोकलाक और छठा शैमटर। ट्वेनसांग, मॉन, किपफेर, लोंगलिंग, नोकलैक और शैमेटोर। ओके। जी, और इस अथॉरिटी को? ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। इसे 46 विषयों पर विशेषाधिकार दिए जाएंगे। 46 सब्जेक्ट्स? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। ये अधिकार किस तरह के होंगे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव? दोनों। और वित्तीय भी। मतलब इन 46 विषयों पर एफएनटीए के पास अपने कानून बनाने, उन्हें लागू करने और उनके लिए सीधे केंद्र से मिलने वाले फंड को खर्च करने का अधिकार होगा। एक मिनट, ये सुनने में तो लगभग एक अलग राज्य जैसा ही लग रहा है। अगर उनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं, तो फिर ये नागालैंड राज्य के अंदर कैसे हुआ? यही इस मॉडल की खूबी है और यही इसकी जटिलता भी है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कोई नया राज्य या यूनियन टेरिटरी नहीं है। ये नागालैंड राज्य के अंदर ही एक बहुत पावरफुल ऑटोनॉमस बॉडी होगी। तो मतलब राज्य का बंटवारा नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राज्य का बंटवारा नहीं है। ये राज्य के भीतर एक क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता देने का एक मॉडल है। आप इसे ऑटोनॉमी विद इन एन ऑटोनॉमी भी कह सकते हैं, क्योंकि नागालैंड खुद एक ऑटोनॉमस स्टेट है अंडर आर्टिकल 371A। अब सवाल ये उठता है कि यूपीएससी के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब इसे हम सिलेबस के किस हिस्से से जोड़कर देखें? देखिए, जीएस पेपर 2 के लिए ये बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है। ओके, जीएस पेपर 2। हाँ, उसमें एक टॉपिक है संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण,
FNTA इस टॉपिक का एक परफेक्ट केस स्टडी है। और प्रीलिम्स के लिहाज से? प्रीलिम्स के नजरिए से FNTA के बारे में डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, जैसे FNTA क्या है? एक संवैधानिक निकाय, एक वैधानिक निकाय या एक कार्यकारी निकाय? तो इसका जवाब होगा वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। करेक्ट। दूसरा सवाल हो सकता है कि इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, वो 6 जिलों के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तीसरा और सबसे ट्रिकी सवाल, आर्टिकल 371A के साथ इसका क्या संबंध है? ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। और मेंस के लिए एनालिटिकल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? मेंस के लिए कई डायमेंशंस खुलते हैं। पहला, भारत में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म यानी असममित संघवाद का विकास कैसे हो रहा है, उस पर सवाल आ सकता है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। हाँ, जहां केंद्र सभी राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता, बल्कि कुछ राज्यों को उनकी विशेष परिस्थितियों के कारण ज्यादा शक्तियां देता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के एक मॉडल के रूप में इसका विश्लेषण पूछा जा सकता है। और तीसरा, एक तुलनात्मक विश्लेषण, एक कंपैरेटिव एनालिसिस, 6th शेड्यूल के तहत जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs हैं और FNTA जैसे नए स्टैट्यूटरी बॉडीज के बीच क्या अंतर है, क्या समानता है, इस पर एक बहुत अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। आपने बताया कि ENPO ये मांग कर रहा था, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? ये मांग उठी ही क्यों? अचानक से तो ये समझौता हुआ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी, जैसे कि आपने पहले कहा, 2010 से चल रही थी। लगभग 1.5 दशक पुरानी मांग है ये। ENPO जो पूर्वी नागालैंड की 7 पिछड़ी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। 7 जनजातियां? क्या हम उनके नाम भी जान सकते हैं? हाँ, ये जनजातियां हैं कोनियाक, चांग, सांगतम, खियमन्युंगन, यिमख्युंग, फोम और तिखीर। ENPO इन 7 जनजातियों की एपेक्स बॉडी है और ये एक अलग फ्रंटियर नागालैंड राज्य की मांग कर रहे थे। एक बिल्कुल अलग राज्य? जी हाँ। उनकी मुख्य शिकायत थी गवर्नेंस डेफिसिट। उनका कहना था कि राज्य की राजधानी कोहिमा, जो पश्चिमी नागालैंड में है, वहां से शासन उन तक पहुंचता ही नहीं है। और उनकी दूसरी शिकायत थी सौतेला व्यवहार। इसका क्या मतलब था? एजुकेशन हो या रोड कनेक्टिविटी हो, बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये एक तरह से इंट्रा स्टेट रीजनल इम्बैलेंस का मामला था। एग्जैक्टली। ये शब्द इंट्रा स्टेट रीजनल इम्बैलेंस मेंस के आंसर के लिए एकदम परफेक्ट है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे। अच्छा, अब आते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पर जो आपने पहले उठाया था। नागालैंड को तो संविधान के आर्टिकल 371A के तहत पहले से ही बहुत स्पेशल पावर्स मिले हुए हैं, तो फिर इस नए अथॉरिटी की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या आर्टिकल 371A काफी नहीं था? ये इस पूरे समझौते का सबसे दिलचस्प और नुआंस्ड पहलू है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। आर्टिकल 371A नागालैंड को एक असाधारण संवैधानिक सुरक्षा कवच देता है। ये कोई मामूली प्रावधान नहीं है। एक बार हमारे लिसनर्स के लिए क्या आप आर्टिकल 371A को आसान भाषा में समझा सकते हैं? हाँ, जरूर। देखिए, आर्टिकल 371A कहता है कि संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो 4 चीजों से जुड़ा हो, वो नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसे एक रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव न कर दे। और वो 4 चीजें कौन सी हैं? पहला, नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, देयर रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस। दूसरा, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। तीसरा, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन जो नागा कस्टमरी लॉ के हिसाब से होता है। और चौथा और सबसे जरूरी, जमीन और उसके संसाधनों का ओनरशिप और ट्रांसफर। वाओ, ये तो मतलब बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन है। एक तरह से राज्य विधानसभा को संसद के ऊपर वीटो पावर दे दी गई है इन मामलों में। प्रिसाइसली। ये भारतीय संघवाद का एक अनूठा उदाहरण है। तो आपका सवाल था कि जब इतना बड़ा प्रोटेक्शन पहले से है तो FNTA की क्या जरूरत? हाँ, मेरा सवाल यही था। देखिए, आर्टिकल 371A पूरे नागालैंड राज्य के लिए है। ये राज्य को बाहरी हस्तक्षेप यानी केंद्र के हस्तक्षेप से बचाता है। लेकिन ये राज्य के अंदर के असंतुलन को दूर नहीं कर पा रहा था। जो पूर्वी जिलों की शिकायत थी वो केंद्र से नहीं बल्कि राज्य सरकार के ही दूसरे हिस्से से थी। अच्छा, तो ये इंटरनल पावर डायनामिक्स का मामला था। बिल्कुल। तो इस नए समझौते का आर्टिकल 371A पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब है, कोई असर नहीं पड़ेगा। समझौता साफ तौर पर कहता है कि FNTA का गठन आर्टिकल 371A के प्रावधानों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, उसे छुएगा भी नहीं। ओके, तो आर्टिकल 371A अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेगा। इसका मतलब यह है कि उप क्षेत्रीय स्वायत्ता, सब रीजनल ऑटोनॉमी दी जा रही है, लेकिन नागा लोगों का जो ओवरआर्चिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। अच्छा,
तो ये एक तरह से स्पेशल पावर्स के अंदर एक्स्ट्रा स्पेशल पावर्स देने जैसा है, बिना पुराने प्रोटेक्शन को छेड़े। ये तो काफी इनोवेटिव अप्रोच है। It is a very innovative approach to address aspirations without creating new states. मेंस के नजरिए से देखें तो क्या हम इसे असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक नया चैप्टर कह सकते हैं? निश्चित रूप से। इनफैक्ट ये क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बनने जा रहा है असिमेट्रिक फेडरलिज्म का। असिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब ही है एक ऐसा संघीय ढांचा जिसमें सभी राज्यों को बराबर शक्तियां नहीं मिलती। करेक्ट। भारत का फेडरलिज्म सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है। आर्टिकल 370 इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। आर्टिकल 371 सीरीज जो ए से लेकर जे तक है, वो भी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो अलग-अलग राज्यों को विशेष प्रावधान देता है। तो एफएनटीए इसमें नया क्या जोड़ रहा है? एफएनटीए इसे एक नए स्तर पर ले जाता है। अभी तक हम स्टेट लेवल असिमेट्री की बात करते थे। एफएनटीए सब स्टेट असिमेट्री का मामला है, यानी राज्य के भीतर ही एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों से ज्यादा स्वायत्तता देना। सब स्टेट असिमेट्री ये एक नया टर्म है? हाँ, ये राज्य का बंटवारा किए बिना क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का एक नया टूल है, एक नया पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। चलिए कुछ की कॉन्सेप्ट्स को और आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहला, एफएनटीए आखिर है क्या? क्या ये यूनियन टेरिटरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एफएनटीए नागालैंड राज्य के भीतर काम करने वाली एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इसके पास हस्तांतरित यानी डिवॉल्व्ड 46 विषयों पर अपने विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार होंगे, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश या अलग राज्य नहीं है। नागालैंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का अधिकार पूरे राज्य पर बना रहेगा। दूसरा, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स या शक्तियों का हस्तांतरण। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार के एक उच्च स्तर, इस केस में राज्य सरकार, से निचले स्तर यानी एफएनटीए तक शक्तियों का वैधानिक हस्तांतरण, ताकि फैसले उन लोगों के करीब लिए जा सकें जिन्हें उनका लाभ मिलना है। ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा, एक मिनी सेक्रेटेरिएट की बात भी हो रही है। ये क्या होगा? ये एफएनटीए का प्रशासनिक मुख्यालय होगा, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। इसे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का सीनियर आईएएस अधिकारी हेड करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि एफएनटीए के फैसलों को लागू करने के लिए एक मजबूत ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी हो। तो मतलब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी दी जा रही है। एग्जैक्टली। विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव टीथ, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इज मीनिंगलेस। प्रीलिम्स के लिए और क्या-क्या याद रखना जरूरी है इस टॉपिक से? कुछ क्विक फैक्ट्स हैं। पहला, ज्योग्राफी दायरा, मतलब ज्योग्राफिक स्कोप। ये 6 जिले म्यांमार की सीमा से लगते हैं, जो इसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देता है। राइट, द स्ट्रेटेजिक एंगल। दूसरा, प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एक मिनी सेक्रेटेरिएट होगा जिसे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हेड करेगा। तीसरा, वित्तीय स्वायत्तता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसके बारे में क्या प्रावधान है? इसमें यह तय हुआ है कि केंद्र सरकार एक निश्चित वार्षिक आवंटन, अ फिक्स्ड एनुअल एलोकेशन, सीधे एफएनटीए को देगी। सीधे एफएनटीए को, राज्य सरकार के थ्रू नहीं? जी, सीधे। यही तो ईएनपीओ की मुख्य मांगों में से एक थी। उन्हें लगता था कि राज्य सरकार के थ्रू आने वाला पैसा उन तक पहुंचते पहुंचते डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, और जो शुरुआती एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, मतलब मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने वगैरह का खर्चा, हाँ। वो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो वहन करेगा। और चौथा पॉइंट? चौथा पॉइंट है सब्जेक्ट्स। 46 विषय हस्तांतरित किए गए हैं। हालांकि पूरी लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन इसमें स्थानीय विकास, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे बुनियादी ढांचे जैसे विषय शामिल होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब वापस मेंस के एनालिसिस पर आते हैं। हाँ। आपने इसे असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। हाँ। इसके राजनीतिक और रणनीतिक आयाम क्या है? इसके 3 बड़े डायमेंशंस हैं। पहला, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सरकार ने एक ऐसे आंदोलन को जो चुनावों के बहिष्कार की धमकी दे रहा था, उसे बातचीत की मेज पर लाकर सुलझाया है। ये वायलेंस के बजाय डायलॉग को प्राथमिकता देने का एक सफल उदाहरण है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक बॉर्डर मैनेजमेंट। म्यांमार के साथ जो हमारी पोरस बॉर्डर है, वहां ये समुदाय रहते हैं। इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, इन्हें एम्पावर करना, सीमा पार उग्रवाद, तस्करी और इल्लीगल इमिग्रेशन को रोकने में मदद करेगा। अ स्टेबल एंड डेवलप्ड बॉर्डर एरिया इज अ स्ट्रैटेजिक एसेट। और तीसरा आयाम? डेवलपमेंटल इक्विटी। सीधे फंड मिलने से फंड डाइवर्जन की जो मुख्य शिकायत थी, वो दूर होगी।
इससे उम्मीद है कि पूर्वी नागालैंड में विकास की गति तेज होगी और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। लेकिन क्या इसकी कुछ चुनौतियां या चिंताएं भी हैं? बिल्कुल हैं। और अ गुड मेन्स आंसर मस्ट रिफ्लेक्ट बोथ साइड्स। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अधिकार क्षेत्र का टकराव? हाँ, जब तक इन 46 विषयों का स्पष्ट सीमांकन, अ क्लियर डिमार्केशन नहीं होता, तब तक एफएनटीए और राज्य विधानसभा के बीच टकराव की संभावना बनी रहेगी। कौन सा कानून किस पर भारी पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। दूसरी चिंता क्या है? दूसरी चिंता इंट्रा नागा पॉलिटिक्स से जुड़ी है। नागालैंड में 16 से ज्यादा प्रमुख जनजातियां हैं। अन्य नागा जनजातियों को लग सकता है कि ये राज्य के भीतर राज्य बनाने जैसा है, जो एक कलेक्टिव नागा आइडेंटिटी को कमजोर कर सकता है। और तीसरा डोमिनो इफेक्ट, जिसकी हमने पहले बात की। हाँ, इसका एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। इसे देखकर मणिपुर में कुकी-जो समुदाय या त्रिपुरा में टिप्रालैंड जैसी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांगें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सरकार को हर मांग को उसके यूनिक कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ये है कि केंद्र सरकार को इस समझौते के गारंटर के रूप में काम करना होगा। गारंटर? हाँ, मतलब ये सुनिश्चित करना होगा कि समझौते की सभी शर्तों का पालन हो, समय पर फंड जारी करना और जो नए एफएनटीए प्रशासक होंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उन्हें ट्रेन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अ गुड एग्रीमेंट इज ओनली एज गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही। तो ये थी एफएनटीए की पूरी कहानी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए पॉलिटी के सेक्शन में ही एक और खबर की बात करते हैं, जो सीधे तौर पर यूपीएससी से ही जुड़ी है। हाँ, ये खबर हर एस्पिरेंट को थोड़ी हैरान भी करेगी और शायद थोड़ा एंटरटेन भी। हुआ ये है कि 4 फरवरी को जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी हुई, उसमें कई वर्तनी की गलतियां, स्पेलिंग मिस्टेक्स पाई गई हैं। जी हाँ, 933 पदों के लिए ये अधिसूचना जारी हुई थी और इसमें एग्जामिनेशन की जगह एग्जामिनेशन लिखा था, कैंडिडेट की जगह कैंडिडेट लिखा था। और भी थीं। हाँ, कोलकाता की जगह कोलकाता जैसी गलतियां भी थीं। यहाँ तक कि स्टैट्यूटरी जैसा एक महत्वपूर्ण कानूनी शब्द जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उसे स्टैच्यूअरी लिख दिया गया। स्टैच्यूअरी का मतलब होता है मूर्तिकला से संबंधित। ओह माय गॉड, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स हैं। पर सवाल ये है कि ये यूपीएससी के लिए क्यों मायने रखता है? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स ही तो है। नहीं, ये सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। ये जीएस पेपर 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज और जीएस पेपर 4 प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस से जुड़ा एक गंभीर मामला है। कैसे? देखिए, यूपीएससी जो है वो आर्टिकल 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसे भारत में मेरिट सिस्टम का वॉचडॉग माना जाता है। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित करती है। बिल्कुल। यही संस्था उम्मीदवारों को ओएमआर शीट में छोटी छोटी गलतियों के लिए, जैसे रोल नंबर गलत भरने पर, डिस्क्वालीफाई कर देती है या दंडित करती है। हाँ, ये तो है। तो जब संस्था खुद इतने बुनियादी मानकों का पालन नहीं करती, तो ये उसके नैतिक अधिकार का संकट है। इट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट इट्स ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबाइटी एंड डिलिजेंस। मोरल अथॉरिटी का क्राइसिस, ये एक अच्छा पॉइंट है जीएस4 के लिए। बिल्कुल, और इसका एक कानूनी पहलू भी है। नोटिफिकेशन एक कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें गलतियों से भविष्य में मुकदमेबाजी हो सकती है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। और सबसे बढ़कर ये संस्था के भीतर क्वालिटी कंट्रोल पर गंभीर सवाल उठाता है। सही बात है। जिस संस्था से 0 एरर की उम्मीद की जाती है, वहाँ ऐसी गलतियाँ उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करती हैं। चलिए अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन की तीसरी और आखिरी खबर पर आते हैं। ये जम्मू कश्मीर से है। जी, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 2025-26 से एक बहुत ही चौंकाने वाला और चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है। क्या है वो? सर्वेक्षण में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की अनुमानित जल विद्युत क्षमता, हाइड्रो पोटेंशियल, लगभग 18,000 मेगावाट है। 18,000 मेगावाट्स, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें से 14,867 14,867 मेगावाट की क्षमता की पहचान भी की जा चुकी है, मतलब प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं। लेकिन वर्तमान में केवल 3,540 मेगावाट का ही उपयोग हो रहा है। सिर्फ 3,500 मेगावाट? हाँ, जो पहचानी गई क्षमता का सिर्फ 23.8% है। मतलब हम अपनी आइडेंटिफाइड पोटेंशियल का 1/4 से भी कम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये तो एक तरह का पैराडॉक्स है।
इतनी ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन एक्सप्लॉयटेशन इतना कम। एग्जैक्टली। इकोनॉमिक सर्वे ने इसी को हाइड्रो पावर पैराडॉक्स कहा है। ये जीएस पेपर 3 के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। तो नागालैंड में सरकार एक मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। और संतुलन की बात करें तो एक संस्था है जिसका काम ही यही है, आरबीआई। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक देश की इकोनॉमी में कौन सा संतुलन बना रहा है। बिल्कुल। तो अब आते हैं खंड 2, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर। और सबसे बड़ी खबर है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। हर 2 महीने में होने वाली ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने अपनी समीक्षा बैठक के बाद आज बड़े फैसले सुनाए हैं। और सबसे हेडलाइन डिसीजन क्या रहा? समिति ने सर्वसम्मति से यूनानिमसली पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित यानी अनचेंज्ड रखने का फैसला किया है। अनचेंज्ड मतलब कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। साथ ही अपने न्यूट्रल स्टैंस को भी बरकरार रखा है। ठीक है, रेपो रेट 5.25% पर स्थिर है और स्टैंस न्यूट्रल है। और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई का क्या अनुमान है? यहाँ कुछ पॉजिटिव न्यूज है। जीडीपी का जो अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए उसे 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। ओह, दैट्स गुड। मतलब आरबीआई इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर और भी ऑप्टिमिस्टिक है। यस। और सीपीआई मुद्रास्फीति यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का अनुमान FY26 के लिए 2.1% पर रखा गया है। 2.1%? ये तो आरबीआई के 4% के टारगेट से काफी नीचे है। काफी नीचे है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। इससे पहले कि हम उस सवाल पर जाएं, एक बार हमारे बिगिनर लिसनर्स के लिए इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। रेपो रेट क्या है? देखिए, रेपो रेट जो अभी 5.25% है, वो दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जैसे एसबीआई, एचडीएफसी को शॉर्ट टर्म के लिए उधार देता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट यानी एसडीएफ रेट? ये अभी 5.00% जा सकते। ठीक है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एमएसएफ रेट जो 5.50% है। एमएसएफ रेट वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से ओवरनाइट यानी रात भर के लिए इमरजेंसी में उधार ले सकते हैं। ये कॉरिडोर की सीलिंग है या ऊपरी सीमा है। तो एसडीएफ फ्लोर है, एमएसएफ सीलिंग है और रेपो रेट बीच में है। एकदम सही। ये पूरा कॉरिडोर लिक्विडिटी को मैनेज करने में मदद करता है। और ये जो न्यूट्रल स्टांस है, इसका क्या मतलब है? न्यूट्रल स्टांस का मतलब है कि आरबीआई का दरवाजा दोनों तरफ खुला है। वो आगे आने वाले डेटा के आधार पर फैसला लेगा और ब्याज दरें किसी भी दिशा में जा सकती हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये अकोमोडेटिव या हॉकिश स्टांस से कैसे अलग है? देखिए, अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है कि आरबीआई का झुकाव दरें घटाने की तरफ है, टू सपोर्ट ग्रोथ। और हॉकिश स्टांस का मतलब होता है कि आरबीआई का झुकाव दरें बढ़ाने की तरफ है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। न्यूट्रल इन दोनों के बीच की स्थिति है, वेट एंड वॉच मोड। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं मेंस के सबसे बड़े सवाल पर। जब महंगाई दर जो 2.1% अनुमानित है वो 4% के लक्ष्य से इतनी कम है, तो आरबीआई ने विकास को और बढ़ावा देने के लिए, लोगों की ईएमआई कम करने के लिए ब्याज दरें क्यों नहीं घटाई? ये इस पूरी पॉलिसी का क्रक्स है और इसके पीछे आरबीआई का एक बहुत सोचा समझा स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला है वैश्विक अस्थिरता यानी ग्लोबल वॉलेटिलिटी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी अब दुनिया से अलग थलग नहीं है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व दरें कब घटाएगा यह भी साफ नहीं है। और उसका हम पर क्या असर पड़ता है? अगर हम उनसे पहले दरें घटा देते हैं तो हमारे और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स का अंतर कम हो जाएगा। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा भारत से निकालकर यूएस में लगा सकते हैं, जिसे कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। इससे रुपए पर दबाव आएगा और वो कमजोर हो सकता है। अच्छा, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मामला है। हाँ, और इसी से जुड़ा है पश्चिमी एशिया में यूएस ईरान का तनाव। अगर ये तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें अचानक से आसमान छू सकती हैं और तेल महंगा होते ही हमारी महंगाई, हमारा इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा। मतलब आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही ऊठापटक को देखकर वेट एंड वॉच मोड में है। एकदम सही। आरबीआई जल्दबाजी में दरें घटाकर बाद में उन्हें फिर से बढ़ाने की ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं आना चाहता। दे वांट टू बी श्योर बिफोर दे एक्ट। ठीक है, ये हुआ पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
आरबीआई ये नहीं चाहता कि देश में एसेट बबल्स बने। एसिड बबल्स, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और सिस्टम में बहुत ज्यादा सस्ता पैसा होता है, तो वो पैसा अक्सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने यानी नई फैक्ट्री लगाने के बजाय सट्टा संपत्ति स्पेक्युलेटिव एसेट्स में चला जाता है। जैसे कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट्स। लोग सस्ता लोन लेकर प्रॉपर्टी या शेयर्स खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी कीमतें उनकी रियल वैल्यू से कहीं ज्यादा बनावटी रूप से बढ़ जाती हैं। इसी को बबल कहते हैं। और फिर जब ये बुलबुला फूटता है तो बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है, जैसा हमने 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा था। तो आरबीआई बहुत सावधान है। वो ग्रोथ चाहता है, लेकिन अनसस्टेनेबल बबल ड्रिवन ग्रोथ नहीं। समझ गया। तो आरबीआई नहीं चाहता कि सस्ता लोन लेकर लोग उसे प्रोडक्टिव कामों में लगाने के बजाय स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी में लगा दें। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है मजबूत विकास यानी रोबस्ट ग्रोथ। देखिए, जब आपकी जीडीपी ग्रोथ पहले से ही 7.4% यानी 7.5% पर अनुमानित है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है, तो फिर अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त प्रोत्साहन या स्टिमुलस की जरूरत ही क्या है? एग्जैक्टली। गाड़ी पहले से ही हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही है, तो और एक्सेलरेटर दबाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई अपनी ताकत यानी दरें घटाने की जो गुंजाइश है, अब पॉलिसी स्पेस उसको भविष्य के किसी बुरे दिन के लिए, रेनी डे के लिए बचा रहा है। बहुत खूब। यानी आरबीआई शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहा है। ये तो एक बहुत ही मैच्योर एंड प्रूडेंट अप्रोच है। यस, द फोकस इज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका आम आदमी पर क्या असर होगा? इसका मतलब है कि होम लोन और कार लोन की जो ईएमआई हैं, वो अभी स्थिर रहेंगी, उनमें कोई कमी नहीं आएगी। और जो लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, सेवर्स, उनके लिए ये अच्छी खबर है। फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें आकर्षक बनी रह सकती हैं, जिससे सेवर्स को पॉजिटिव रियल रिटर्न्स मिलेंगे। रियल रिटर्न का मतलब है एफडी का ब्याज दर माइनस महंगाई दर। चूंकि महंगाई कम है, तो रियल रिटर्न अच्छा रहेगा। चलिए, इकोनॉमी सेक्शन में ही एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घोषणा की बात करते हैं। जी, इसी मौद्रिक नीति घोषणा में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मिशन सक्षम की घोषणा की है। मिशन सक्षम, इसका पूरा नाम है सहकारी बैंक क्षमता निर्माण। ये क्या है? ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी यूसीबीज के लिए एक बहुत बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग पहल है। इसका लक्ष्य यूसीबीज के 1.4 लाख से अधिक कर्मियों को ट्रेन करना है। यूसीबीज को ट्रेन करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हाल के सालों में हमने पीएमसी बैंक जैसे कई यूसीबीज में घोटाले और मिसमैनेजमेंट के मामले देखे हैं। इसकी एक बड़ी वजह प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग की कमी है। मिशन सक्षम इसी कमी को दूर करेगा, ताकि यूसीबीज बेहतर तरीके से मैनेज हों और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे। और इसी से जुड़ा एक और अनाउंसमेंट हुआ है फ्रॉड प्रोटेक्शन को लेकर। हाँ, आरबीआई ने छोटे-मोटे धोखाधड़ी वाले लेनदेन में, जहां बैंक की गलती नहीं है, वहां भी ग्राहकों को हुए नुकसान के लिए 25,000 रुपए तक के मुआवजे का एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। ये तो ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छे। मेंस के लिए इसका एनालिसिस क्या है? ये शासन गवर्नेंस में एक बड़ा बदलाव है। कैसे? पीएमसी बैंक संकट के बाद आरबीआई का यूसीबीज के प्रति जो दृष्टिकोण था, वो काफी दंडात्मक था, प्यूनिटिव था। मिशन सक्षम सक्षमीकरण, एम्पावरमेंट की ओर एक कदम है। आरबीआई अब सिर्फ डंडा नहीं चला रहा, बल्कि उन्हें बेहतर बनने में मदद भी कर रहा है। फ्रॉम प्यूनिटिव टू इनेबलिंग। यस। और जो धोखाधड़ी मुआवजे का प्रस्ताव है, वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में लोगों का विश्वास बढ़ाएगा, जो डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अब भारत की अर्थव्यवस्था से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में चलते हैं। चलिए, खंड 3, इंटरनेशनल रिलेशंस। और यहाँ पहली बड़ी खबर भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ी है। भारत और मलेशिया के बीच संबंधों में काफी तेजी आ रही है। जी हां, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 फरवरी 2026 को कुआलालंपुर, मलेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा की सिग्निफिकेंस क्या है? ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगस्त 2024 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया था। उस अपग्रेड के बाद यह पहली हाई लेवल यात्रा है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये एक भारी भरकम शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि दोनों देश अब सिर्फ ट्रेड और कल्चर तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और रीजनल इश्यूज जैसे स्ट्रेटेजिक मामलों पर भी गहराई से सहयोग करेंगे। तो इस यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या है? किन चीजों पर फोकस रहेगा? इसके 3 मुख्य एजेंडा आइटम हैं। पहला है सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी।
सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी, ये तो बहुत ही करंट टॉपिक है। हाँ, मलेशिया जो है वो सेमीकंडक्टर्स की बैकएंड मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल पावर हाउस है। बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब? देखिए, सेमीकंडक्टर बनाने के दो हिस्से होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, जिसमें चिप को डिजाइन और फैब्रिकेट किया जाता है, ये बहुत हाईटेक काम है। दूसरा होता है बैक एंड, जिसमें उस चिप की पैकेजिंग और टेस्टिंग होती है। और मलेशिया इसमें एक्सपर्ट है। जी, वैश्विक बाजार में मलेशिया की बैकएंड में लगभग 13% हिस्सेदारी है। भारत, जो अब चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन में आगे बढ़ रहा है, उसे मलेशिया की इस एक्सपर्टीज की बहुत जरूरत है। तो एक नेचुरल पार्टनरशिप है। तो एक तरफ हमारी डिजाइन एंड फैब्रिकेशन स्ट्रेंथ और दूसरी तरफ उनकी पैकेजिंग एंड टेस्टिंग स्ट्रेंथ। बिल्कुल, ये सप्लाई चेन को रिजिलिएंट बनाने का एक तरीका है ताकि हम सब चीन पर निर्भर ना रहें। ठीक है, ये हुआ पहला एजेंडा। दूसरा क्या है? दूसरा है डिजिटल कनेक्टिविटी, और इसमें सबसे बड़ा कदम है भारत के यूपीआई को मलेशिया के पेनेट से जोड़ना। यूपीआई टू पेनेट, जैसे हमने सिंगापुर के पेनाउ के साथ किया था। एग्जैक्टली। ये फाइनेंशियल डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा साधन है। ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं को कंज्यूमर लेवल पर इंटीग्रेट करेगा। और इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा मलेशिया में रह रहे लगभग 2.9 मिलियन भारतीय प्रवासियों को होगा। वो अब आसानी से और बहुत कम लागत पर भारत में अपने घर पैसा भेज सकेंगे, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। और तीसरा एजेंडा? तीसरा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। भारत अपने तेजस LCA फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे रक्षा निर्यातों के लिए मलेशिया को एक पोटेंशियल मार्केट के तौर पर देख रहा है। इस पर पहले भी बात हुई थी। हाँ, और एक और कॉमन फैक्टर है, मलेशिया भी भारत की तरह Su-30 विमानों का उपयोग करता है। इसलिए उनके रखरखाव और मरम्मत यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO में सहयोग के लिए भी मलेशिया एक स्वाभाविक भागीदार है। बिल्कुल। तो सेमीकंडक्टर, डिजिटल पेमेंट्स और डिफेंस, ये 3 की एरियाज हैं भारत मलेशिया संबंधों में। यस, दीज आर द पिलर्स ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वेस्ट एशिया से। जी, ये एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी परमाणु वार्ता, डायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स शुरू होने वाली हैं। डायरेक्ट टॉक्स, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि महीनों से दोनों देशों में जबरदस्त तनाव चल रहा था। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है। ओमान हमेशा से ऐसे बैक चैनल टॉक्स के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू रहा है। अब सवाल ये है कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? Why should India care? भारत के लिए इसके 3 सीधे-सीधे पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी कैसे? देखिए, जब भी वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों पर एक वॉर रिस्क प्रीमियम लग जाता है। मतलब कीमतें आर्टिफिशियली बढ़ जाती हैं। अगर US ईरान में तनाव कम होता है तो ये प्रीमियम हटेगा और भारत का तेल आयात बिल घटेगा, जिससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को मदद मिलेगी। ये तो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है। दूसरा इम्प्लीकेशन? दूसरा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत के अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं। जब इन दोनों में तनाव होता है तो भारत पर दबाव बढ़ता है कि वो किसी एक का पक्ष ले। राइट। तनाव कम होने से भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने में मदद मिलेगी। हम चाहबार बंदरगाह और INST, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को बिना किसी बाहरी दबाव के आगे बढ़ा पाएंगे। और तीसरा? तीसरा है रीजनल स्टेबिलिटी। खाड़ी क्षेत्र में, द गल्फ रीजन में स्थिरता भारत के लिए बहुत जरूरी है। वहां लगभग 9 मिलियन भारतीय काम करते हैं। 9 मिलियन, 90 लाख भारतीय। हाँ, और वहां से सालाना $90 बिलियन से अधिक का प्रेषण रेमिटेंसेस भारत आता है। तो उस क्षेत्र में कोई भी अस्थिरता हमारे लोगों की सुरक्षा और हमारी इकोनॉमी दोनों के लिए खतरा है। इसलिए ये वार्ता भारत के हित में है। बिल्कुल। तो वेस्ट एशिया में शांति की कोई भी पहल भारत के लिए अच्छी खबर है। चलिए, संस्थाओं की बात हो रही है तो RBI तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पर्यावरण और विकास के संतुलन पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अब चलते हैं खंड 4, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। जी, और आज के संपादकीय और लीगल कॉलम्स इसी फैसले के विश्लेषण से भरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं वन शक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया समीक्षा फैसले की। समीक्षा फैसला मतलब रिव्यू पिटिशन पर आया फैसला। जी, इस फैसले में कोर्ट ने अपने ही मई 2025 के फैसले को पलट दिया है और एक्स पोस्ट फैक्टो यानी पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी, रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की अनुमति दे दी है। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस मतलब काम पहले कर लो, परमिशन बाद में ले लेना। ये कैसे हो सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस फैसले का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है।
इसका मतलब यही है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस ईसी लिए शुरू हो गया या बन भी गया तो उसे बाद में जुर्माना लगाकर वैध किया जा सकता है। पर कानून तो ये कहता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले क्लियरेंस लेना जरूरी है। EIA नोटिफिकेशन 2006 तो यही कहता है ना? बिल्कुल, कानून यही कहता है और इसीलिए ये फैसला उतना चौंकाने वाला है। कोर्ट का तर्क ये था कि बिना मंजूरी के बन चुके बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स जैसे कोई बड़ा अस्पताल या हवाई अड्डा, उनको अब ध्वस्त करना राष्ट्रीय संपत्ति की बर्बादी होगी। पर ये तो एक तरह से कानून तोड़ने वालों को रिवॉर्ड देने जैसा नहीं हो गया? एग्जैक्टली। इससे तो कोई भी डेवलपर पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लेगा और बाद में फाइन देकर उसे लीगल करवा लेगा। ये तो एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। यही इस फैसले की सबसे बड़ी आलोचना है। देखिए, कोर्ट का जो मई 2025 का फैसला था उसने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को बरकरार रखा था। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यानी रोकथाम इलाज से बेहतर है, मतलब पर्यावरण को नुकसान होने से पहले ही उसे रोको। करेक्ट। लेकिन इस नए समीक्षा फैसले ने फेट अकॉम्प्ली के सिद्धांत को पेश किया है। फेट अकॉम्प्ली, ये एक फ्रेंच टर्म है ना? हाँ, इसका मतलब है एन अकॉम्प्लिश्ड फैक्ट, यानी जो हो चुका है उसे अब बदला नहीं जा सकता। कोर्ट कह रहा है कि चूंकि प्रोजेक्ट बन चुका है तो अब उसे गिराने का कोई मतलब नहीं है। मेंस के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसका हमारे एनवायरमेंटल लॉस पर क्या असर पड़ेगा? इसके 3 बड़े नकारात्मक प्रभाव हैं। जीएस पेपर 3 के लिए ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। पहला, ये अवैधता को वैध बनाता है और एक मॉरल हैजार्ड पैदा करता है। अब कंपनियां सोच सकती हैं कि कानून तोड़ना, प्रोजेक्ट बनाना और फिर जुर्माना देना क्लियरेंस का सालों इंतजार करने से ज्यादा सस्ता और आसान है। ये तो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। बिल्कुल। दूसरा, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA की पूरी प्रक्रिया को ही महत्वहीन, रिडंडेंट बना देता है। EIA का उद्देश्य ये तय करना है कि प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है और क्या ये बनना भी चाहिए या नहीं। अगर प्रोजेक्ट पहले ही बन चुका है तो EIA सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगा, ये पता लगाने के लिए कि कितना जुर्माना लगाना है। इट्स प्रिवेंटिव रोल इज कंप्लीटली लॉस्ट। और तीसरा और सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? तीसरा प्रभाव यह है कि ये संविधान के आर्टिकल 21, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ही राइट टू अ हेल्थी एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट माना है, उस पर आर्थिक व्यावहारिकता, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी को प्राथमिकता देता है। ये पर्यावरण न्यायशास्त्र, एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस का एक शरण है, एन इरोजन। ये वाकई में एक चिंताजनक फैसला है जिस पर आगे भी बहुत बहस होती रहेगी। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और दुखद खबर मेघालय से आ रही है। जी, मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में एक अवैध रैट होल कोयला खदान में एक विस्फोट हुआ है और उसमें कम से कम 18 खनिकों की मौत हो गई। ये तो बहुत ही ट्रैजिक है। और ये खदान अवैध रूप से चल रही थी। हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने 2014 में ही मेघालय में रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बावजूद ये चल रही थी। मेघालय उच्च न्यायालय ने इस पर सुओ मोटो संज्ञान लिया है, मतलब खुद से इस मामले को उठाया है। ये रैट होल माइनिंग आखिर होती क्या है? ये कोयला निकालने का एक बहुत ही आदिम और खतरनाक तरीका है। इसमें पहाड़ियों में बस 3-4 फीट ऊंची संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं, जिसमें मजदूर यहाँ तक कि बच्चे भी लेटकर अंदर जाते हैं और कोयला निकालते हैं। इसीलिए से रैट होल कहते हैं? जी, इसमें न कोई सेफ्टी मेजर्स होते हैं, न वेंटिलेशन, और अक्सर ये सुरंगें ढह जाती हैं या उनमें पानी भर जाता है। इसका पर्यावरण पर भी तो बहुत बुरा असर पड़ता होगा। बहुत बुरा। इसका एक बड़ा पर्यावरणीय परिणाम है एसिड माइन ड्रेनेज। जब पानी और हवा कोयले में मौजूद सल्फर के संपर्क में आते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये एसिड जब नदियों में जाता है तो उन्हें जहरीला बना देता है। मेघालय की लुखा जैसी नदियां इसी वजह से जैविक रूप से मृत हो चुकी हैं और उनका रंग नीला पड़ गया है। मेंस के लिए यह शासन की विफलता, अ गवर्नेंस डेफिसिट का एक स्पष्ट मामला है ना? बिल्कुल। दिस इज अ क्लासिक केस स्टडी ऑफ गवर्नेंस फेलियर। ये राज्य की क्षमता की कमी, अ लैक ऑफ स्टेट कैपेसिटी को दर्शाता है। NGT का बैन है, लेकिन उसे इन्फोर्स करने वाली मशीनरी फेल हो गई है। और इसका एक सामाजिक आर्थिक पहलू भी है। हाँ, स्थानीय लोगों के लिए कोयला ही आजीविका का एकमात्र स्रोत है। सरकार ने प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन उनके लिए कोई वैकल्पिक रोजगार एंड ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्लान नहीं दिया। इसने इस व्यापार को और भी ज्यादा खतरनाक और इलीगल बना दिया है। चलिए, पर्यावरण के सेक्शन में कुछ पॉजिटिव खबरों की भी बात कर लेते हैं। ZSI की कुछ नई खोजें हुई हैं। जी, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
ZSI ने 2 महत्वपूर्ण खोजों की घोषणा की है। पहली खोज क्या है? पहली, पश्चिमी बंगाल के दीघा तट पर समुद्री कीड़े मरीन वॉर्म्स की 2 नई प्रजातियां मिली हैं। इनके नाम हैं नैमेलिकॉस्टिस सोलेनोटोग्नाथा और नेरीज ड्रिथिये। और इनमें खास बात क्या है? इन्हें बायो वॉरियर्स कहा जा रहा है। बायो वॉरियर्स? हाँ, क्योंकि ये अत्यधिक प्रदूषित समुद्री तलछट, हाईली पोल्यूटेड सेडिमेंट्स में पनपते हैं और उसे साफ करने में, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। ये मरीन इकोसिस्टम के हेल्थ इंडिकेटर्स भी हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी खोज? दूसरी खोज केरल तट से दूर गहरे समुद्र में हुई है। वहां एक परजीवी आइसोपॉड मिला है, जिसका नाम इसरो के सम्मान में ब्रुसिथुआ इसरो रखा गया है। ब्रुसिथुआ इसरो? ये कहाँ रहता है? ये स्पाइनी जॉ ग्रीन आई नाम की एक मछली के गलफड़ों, गिल्स में रहता है और वहीं से अपना पोषण लेता है। ये बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस को दिखाता है कि हमारे गहरे समुद्रों में अभी भी कितना कुछ खोजना बाकी है। बिल्कुल। अब चलते हैं हमारे अगले खंड पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। खंड 5, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पहली खबर भारत की स्ट्रेटेजिक एम्बिशन से जुड़ी है। जी, केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद अब खबरें आ रही हैं कि 4 राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स स्थापित किए जाएंगे। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। और ये 4 राज्य कौन से हैं? ये 4 तटीय राज्य हैं: ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन चारों राज्यों में क्या खास बात है? ये चारों राज्य बीच सैंड मिनरल्स BSM से भरपूर हैं। यहाँ की रेत में मोनाजाइट, जिरकॉन और इल्मेनाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के स्रोत हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को तो 21वीं सदी का नया तेल भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं, आपके स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट के इंजन तक। इन कॉरिडोर्स का उद्देश्य रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स REPMs के खनन, प्रसंस्करण और निर्माण को एक ही जगह पर एकीकृत करना है, फ्रॉम माइन टू मैग्नेट। और ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव क्यों है? ये चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। आज की तारीख में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के वैश्विक प्रसंस्करण, ग्लोबल प्रोसेसिंग पर चीन का 80 से 90% तक का नियंत्रण है। मतलब एक तरह की मोनोपोली है। हाँ, और चीन इस मोनोपोली को एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये तत्व हमारी रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा जैसे विंड टर्बाइन्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्रिटिकल हैं। तो अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। बिल्कुल। साइंस एंड टेक में दूसरी खबर क्या है? एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाने का प्रस्ताव है। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। ये क्या करेगा? ये एक प्लेटफॉर्म होगा जो भारत के सभी सांस्कृतिक और विरासत स्थलों, कल्चरल एंड हेरिटेज साइट्स के दस्तावेजीकरण को डिजिटाइज करेगा। मतलब एक डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ अ हेरिटेज। उससे भी ज्यादा। इसमें GIS मैपिंग, 3D फोटोग्रामेट्री और ब्लॉकचेन जैसी एडवांस्ड तकनीकों का उपयोग करके भारतीय विरासत का एक डिजिटल ट्विन बनाया जाएगा। डिजिटल ट्विन मतलब किसी फिजिकल एसेट का वर्चुअल रेप्लिका। एग्जैक्टली। इससे न सिर्फ प्रिजर्वेशन और रिसर्च में मदद मिलेगी, बल्कि वर्चुअल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और साइंस एंड टेक की तीसरी खबर, एयरबस और वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV ने मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। एयरबस, अ ग्लोबल एविएशन जायंट, और GSV जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर फोकस्ड एक यूनिवर्सिटी है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस पे काम करेगा? इसका मुख्य फोकस है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी शहरों से निकलने वाले कचरे को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में बदलना। कचरे से हवाई जहाज का ईंधन। जी, ये तकनीक भारत की 2 बड़ी समस्याओं का एक साथ समाधान कर सकती है, हमारी कचरे की समस्या और हमारी ऊर्जा आयात की समस्या। इट्स अ वेस्ट टू वेल्थ मॉडल फॉर द एविएशन सेक्टर। ये तो वाकई में गेम चेंजर हो सकता है। इट कैन बी। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। खंड 6। और यहाँ पर हम फिर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ लौटते हैं, मणिपुर। मणिपुर में 18 महीनों में पहली बार विधानसभा का सत्र हुआ। ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन इसने राज्य के गहरे विभाजन को और भी ज्यादा उजागर कर दिया। कैसे? सत्र तो हुआ, लेकिन कुकी-जो समुदाय के जो 10 विधायक हैं, उन्होंने सत्र का बहिष्कार किया। उन्होंने बॉयकॉट क्यों किया? उनका कहना था कि इम्फाल वैली में उनकी सुरक्षा को खतरा है और वो वहां नहीं जा सकते। इसके साथ ही आदिवासी निकायों ने पहाड़ी जिलों में एक टोटल शटडाउन की घोषणा कर दी। तो मेंस के लिए इसका विश्लेषण क्या है? व्हाट डज दिस सिग्निफाई? ये बहिष्कार ये दर्शाता है कि राज्य की जो राजनीतिक मशीनरी है,
द स्टेट्स पॉलिटिकल मशीनरी, उसने कुकीज़ो समुदाय की नज़र में अपनी वैधता, अपनी लेजिटिमेसी खो दी है। और ये एक डिफैक्टो पार्टीशन यानी एक वास्तविक विभाजन की पुष्टि करता है। भले ही कागज पर राज्य एक है, लेकिन जमीन पर मेती डोमिनेटेड वैली और कुकीज़ो डोमिनेटेड हिल्स के बीच एक साफ बंटवारा हो चुका है। और ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग को और मजबूत करेगा। बिल्कुल, ये उसी मांग को और हवा देता है जो केंद्र के शांति प्रयासों को और ज्यादा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। अब चलते हैं सामाजिक मुद्दों की ओर। खंड 7, सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी द्वारा। क्या किया है यूजीसी ने? यूजीसी में उच्च शिक्षण संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में समानता को बढ़ावा देने के लिए नए नियम यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 अधिसूचित किए हैं। ये किन नियमों की जगह लेंगे? ये 2012 के नियमों की जगह लेंगे और इनका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को कैंपस में पूरी तरह से खत्म करना है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है? व्हाट आर द की प्रोविजंस? इसके 3 मुख्य प्रावधान हैं। पहला, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल EOC बनाना अनिवार्य होगा। दूसरा एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें SC, ST, OBC समुदायों, महिलाओं और PWD का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। और तीसरा प्रावधान? तीसरा, शिकायतों के निपटारे के लिए एक सख्त समय सीमा तय की गई है। किसी भी शिकायत पर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। ये नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये IITs और दूसरे प्रमुख संस्थानों में हाशिए के समुदायों, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के छात्रों की आत्महत्या की जो दुखद घटनाएं हुई हैं, उनकी सीधी प्रतिक्रियाएं हैं। ये रेगुलेशंस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को मजबूत करने की एक कोशिश है ताकि डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। सामाजिक मुद्दों में ही एक और खबर है, परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी। जी, आज परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। इस बार नया क्या था? इस बार ये पहली बार मल्टी लोकेशन फॉर्मेट में आयोजित किया गया। मतलब प्रधानमंत्री दिल्ली में थे, लेकिन छात्र और शिक्षक कोयम्बटूर, रायपुर जैसे कई और शहरों से भी डिजिटली जुड़े। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है मेंटल हेल्थ के मुद्दे को एड्रेस करना। आज शैक्षणिक दबाव से प्रेरित किशोरों में जो मानसिक स्वास्थ्य संकट है, अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, ये कार्यक्रम उस पर एक नेशनल कॉन्वर्सेशन क्रिएट करता है। ये दिखाता है कि एग्जाम लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं। बिल्कुल सही। अब आते हैं कल्चर एंड हेरिटेज पर, खंड 8। और यहाँ की सबसे बड़ी खबर तेलंगाना से है, मेदारम जात्रा के बारे में। मेदारम जात्रा, इसे आदिवासी कुंभ भी कहते हैं ना? बिल्कुल। तेलंगाना सरकार ने सम्मक्का सरलम्मा जात्रा, जो इसका पूरा नाम है, उसके लिए यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूनेस्को टैग, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, अगर ये टैग मिलता है तो ये इस जनजातीय त्योहार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देगा। प्रीलिम्स के लिए इससे जुड़े कुछ जरूरी तथ्य बता दीजिए। हाँ, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, स्थान। ये जात्रा मेदारम गांव में होती है जो तेलंगाना के मुलुगु जिले में है। मेदारम, मुलुगु जिला, तेलंगाना। दूसरा, जनजाति। ये मुख्य रूप से कोया जनजाति का त्योहार है। कोया जनजाति। तीसरा, देवता। इसमें 2 देवियों सम्मक्का और सरलम्मा की पूजा होती है जो माँ बेटी थीं। इन्होंने 13वीं सदी में काकतीय शासकों के अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस और ब्रेवरी का प्रतीक है। एग्जैक्टली। चौथा, अनुष्ठान। इसमें सबसे यूनिक रिचुअल है अपने वजन के बराबर बंगारम चढ़ाना। बंगारम का मतलब सोना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है गुड़। वजन के बराबर गुड़ चढ़ाना, इंटरेस्टिंग। और 5वां, इसका पैमाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय समागम है। कुंभ मेले के बाद भारत में सबसे ज्यादा भीड़ यहीं जुटती है, इसीलिए इसे आदिवासी कुंभ भी कहा जाता है। ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है। चलिए अब आज की खबरों से एथिक्स यानी GS पेपर 4 के लिए कुछ केस स्टडीज निकालते हैं। खंड 9। आज की चर्चा से 2 बहुत ही क्लियर केस स्टडीज निकल कर आती हैं। पहली केस स्टडी कौन सी है? केस स्टडी 1, यूपीएससी की अधिसूचना में गलतियां। इसमें एथिकल इशू क्या है? एथिकल इशू है कर्तव्यनिष्ठा, डिलिजेंस और व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म की कमी। एक ऐसी संस्था जो दूसरों के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है, वो खुद बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रही। और एथिकल प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ? प्रिंसिपल है जो मानक तय करते हैं उन्हें पहले उन मानकों पर खरा उतरना चाहिए। अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल। ये प्रोबिटी इन गवर्नेंस का कोर प्रिंसिपल है। बिल्कुल। और दूसरी केस स्टडी? केस स्टडी 2,
मेघालय खदान विस्फोट। यहाँ तो कई एथिकल इश्यूज हैं। हाँ, पहला एथिकल इशू है लालच बनाम मानव जीवन, ग्रीड वर्सेस ह्यूमन लाइफ। अवैध खनन सिर्फ मुनाफे के लिए किया जा रहा था, जिसमें मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं थी। दूसरा इशू है प्रशासनिक उदासीनता, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी। बैन के बावजूद खनन चलता रहा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत या नाकामी को दिखाता है। और एथिकल प्रिंसिपल? यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हमेशा आर्टिकल 19 राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड से ऊपर है। कोई भी व्यापार करने का अधिकार किसी की जान लेने की कीमत पर नहीं आ सकता। बहुत ही पावरफुल केस स्टडीज हैं दोनों। अब आते हैं हमारे सबसे पॉपुलर सेगमेंट पर, खंड 10, प्रीलिम्स फैक्ट्स का क्विक रिवीजन। चलिए आज के सभी जरूरी प्रीलिम्स फैक्ट्स को जल्दी से दोहराते हैं। FNTA, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, एक वैधानिक निकाय, अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आर्टिकल 371A को प्रभावित नहीं करता, 6 पूर्वी जिलों के लिए। मिशन साक्षम, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCBs के क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए RBI की पहल। रेड होल माइनिंग, मेघालय में अवैध और खतरनाक कोयला खनन विधि 2014 में NGT द्वारा प्रतिबंधित। ब्रूस थोआ, इसरो के नाम पर रखा गया गहरे समुद्र का एक परजीवी आइसोपॉड जो केरल तट पर मिला है। मेदारुम जातारा, दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार। तेलंगाना कोया जनजाति, मुख्य देवता सम्मक्का सरलम्मा। बंगारम यानी गुड़ का चढ़ावा। रेपो रेट 5.25%, 5.25%। अपरिवर्तित, पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल। मलेशिया का पेमेंट सिस्टम जो भारत के UPI से जुड़ रहा है। बहुत बढ़िया। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी है, खंड 11। आज के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न GS पेपर 2 से। प्रश्न 1 है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA का निर्माण असम्मित संघवाद का एक सूक्ष्म अनुप्रयोग है। पूर्वोत्तर भारत में उप क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हल करने के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। 250 शब्द। इस आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? देखिए, इंट्रो में आपको FNTA क्या है और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, इसे डिफाइन करना है। बॉडी में? बॉडी के पहले हिस्से में बताएं कि ये अलग राज्य की मांग से कैसे अलग हैं। दूसरे हिस्से में इसकी तुलना 6 शेड्यूल के ADCs से करें और आर्टिकल 371A का विशेष उल्लेख करें। तीसरे हिस्से में इसकी चुनौतियों जैसे डोमिनो इफेक्ट और जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा करें। और कंक्लूजन में? कंक्लूजन में इसे एक व्यावहारिक मध्यम मार्ग बताएं जो स्टेटहुड की रैडिकल डिमांड और स्टेटस को के बीच एक रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। बहुत क्लियर है। अब दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 से। प्रश्न 2 है, मौद्रिक नीति में एक न्यूट्रल रुख केंद्रीय बैंक को एक अस्थिर वैश्विक वातावरण में लचीलापन देता है। कम घरेलू मुद्रास्फीति के बावजूद फरवरी 2026 में दरों को स्थिर रखने के RBI के फैसले के पीछे के तर्क पर चर्चा करें। 150 शब्द। इसके आंसर का मॉडल आउटलाइन क्या होगा? इंट्रो में MPC के फैसले का जिक्र करें कि रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25% एंड स्टैंड्स इज न्यूट्रल। और बॉडी में? बॉडी में दरें न घटाने के वो 3 मुख्य कारण बताएं जिनकी हमने चर्चा की। 1 वैश्विक जोखिम ग्लोबल रिस्क्स लाइक फेड स्टैंड्स एंड ऑयल प्राइसेस। 2 वित्तीय स्थिरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अवॉइडिंग एसेट बबल्स। और 3 मजबूत घरेलू विकास रॉबस्ट डोमेस्टिक ग्रोथ। और कंक्लूजन में लिखी यह दर्शाता है कि RBI अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। एक्सीलेंट। अब समय है आज के ज्ञान को परखने का। खंड 12 क्विज। मैं 5 सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। जरूर। पहला सवाल, हाल ही में गठित फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A, यह एक संवैधानिक निकाय है। B, इसके दायरे में नागालैंड के 6 पूर्वी जिले आते हैं। C, यह आर्टिकल 371A के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। D, इसका उद्देश्य पूर्वी नागालैंड में गवर्नेंस डेफिसिट को दूर करना है। इसका सही जवाब है A, FNTA एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक वैधानिक स्टैट्यूटरी निकाय है। इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जाएगा, संविधान संशोधन द्वारा नहीं। RBI की हालिया मौद्रिक नीति के संदर्भ में न्यूट्रल रुख का क्या अर्थ है? A, RBI निश्चित रूप से भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाएगा। B, RBI निश्चित रूप से भविष्य में ब्याज दरें घटाएगा। C, RBI ब्याज दरों को किसी भी दिशा में बदल सकता है। D, RBI अब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसका जवाब है C। न्यूट्रल रुख का मतलब है कि RBI डेटा के आधार पर फैसला लेगा
और ब्याज दरें ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में जा सकती हैं। परफेक्ट। तीसरा सवाल, वन शक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने किस सिद्धांत को प्राथमिकता दी है जिसके कारण उसकी आलोचना हो रही है? ए, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, बी, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, सी, फेट अकॉम्प्ली प्रिंसिपल, डी, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जवाब है सी, फेट अकॉम्प्ली। इस सिद्धांत का मतलब है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। इसने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ओवरराइड कर दिया, जिसकी वजह से फैसले की आलोचना हो रही है। एकदम सही। चौथा सवाल, मेदारम जात्रा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार माना जाता है, मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा और किस राज्य में मनाया जाता है? ए, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, बी, भील जनजाति राजस्थान, सी, संथाल जनजाति झारखंड, डी, कोया जनजाति तेलंगाना। इसका जवाब है डी, कोया जनजाति तेलंगाना। बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल, भारत के यूपीआई को हाल ही में किस देश के पेमेंट सिस्टम पे नेट से जोड़ने की घोषणा की गई है? ए, सिंगापुर, बी, मलेशिया, सी, यूएई, डी, थाईलैंड। इसका जवाब है बी, मलेशिया। सिंगापुर के पेनाउ से हम पहले जुड़ चुके हैं, अब मलेशिया के पेनेट की बारी है। पांचों जवाब बिल्कुल सही। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। नागालैंड में FNTA के जरिए राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने का एक नया प्रयोग हो रहा है। अर्थव्यवस्था में RBI विकास और स्थिरता के बीच एक सदा हुआ संतुलन बनाए हुए है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पर्यावरण और विकास के संतुलन पर एक नई और मुश्किल बहस को जन्म दे दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मलेशिया के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।